हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लासेस, जो कि एमएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने भी एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक। ये जो कोऑर्डिनेटिंग केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक की ही बुक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी इनऑर्गेनिक के सिलेबस में। यहाँ से देखिए, ये आपका सिलेबस रहने वाला है एमएससी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है एमडी जो यूनिवर्सिटी है, जो भी एमडी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री कर रहा है उसके लिए जो सिलेबस है वो हम यूनिट वाइज करेंगे। और बाकी जो भी CRSU से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहा है उसके लिए भी क्लास में हेल्पफुल रहने वाली है जो क्लासेस है। बट उसमें ये रहेगा कि उनकी जो एमडी में जो यूनिट फर्स्ट है, क्या पता उनकी में यूनिट सेकंड हो, बट ये है कि यूनिट सारी रहेंगी। तो जैसे कि यहाँ पे फोर्थ यूनिट है, इस बुक के हिसाब से तो ये फोर्थ यूनिट है। बट अगर हम एमडीयू की बात करें, एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो यूनिट 4 है ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थ्योरीज फॉर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि मेटल क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं। और देखिए ये सारी यूनिट रहने वाली है। ये पेपर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सॉरी, गलती से सेकंड सेम लिख गया, फर्स्ट सेम है। ये फर्स्ट सेम की ही आपकी यूनिट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपने थोड़ा बहुत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, 11th-12th में भी है, BSc भी है। अगर आपने BSc में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और ऑब्वियसली अगर आप MSc केमिस्ट्री से कर रहे हो तो BSc में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्या है, जो वॉन विलिक और एच विलिक दोनों ने मिलकर जो ये थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये प्रपोज की थी। डिफाइन ए मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या डिफाइन करती है? ये मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग डिफाइन करती है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। विच इज़ नॉन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। दिस थ्योरी इज़ फर्स्टली एप्लीकेबल फॉर द आयनिक स्पीसीज, दैट वाई इट इज़ नॉन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये थ्योरी है ये आयनिक स्पीसीज पर भी एप्लीकेबल थी, इस वजह से इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका NaCl क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, तो ये आयनिक स्पीसीज पर भी एप्लीकेबल थी, तो इस वजह से इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, ये इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, जिसमें CO एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। और जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये हमें D ब्लॉक का ही लेना पड़ता है। इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और आपने पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ी हुई, जिसमें S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक होते हैं। तो उसमें जो पीरियोडिक टेबल में D ब्लॉक होता है, D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उन्हीं को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ये D ब्लॉक का ही होता है। और ये NH3 6, ये हमारे क्या है, ये हमारे लिगेंड्स हैं, जो कि इस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, जैसे कि इस तरीके से डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा। यहाँ पे कितने हैं? 6 है। तो 6 लिगेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये इसमें 8 है, बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 6 है, तो हमें 6 ही कनेक्ट करने हैं। यानी ये सेंट्रल मेटल है, ये बीच में रखना है। बाकी जो NH3 6 है, ये 6 उसके चारों तरफ हमें लगाने हैं, जो कि हमारा ऑक्टाहेड्रल हमें शेप देगा। तो देखिए, जो लिगेंड्स हैं उनको लूज स्पेस कहते हैं, मेटल को लूज एसिड कहते हैं, और जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। यस, अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले हमारे पास एक थ्योरी और आई थी, जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी। इसमें कुछ लिमिटेशन आ गई थी, तभी हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। तो इसमें क्या लिमिटेशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लानी पड़ी? तो BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज प्रपोज बाय पॉलिंग, अकॉर्डिंग टू विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड containing metal ligand bonding with which have 100% covalent nature, but there are certain limitations related to Pauling BBT
थ्योरी, जो पॉलिंग ने जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग ने दी थी, तो इसमें कुछ लिमिटेशन थी जिसके कारण ये एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी कॉर्निशन कंपाउंड में। कॉर्निशन कंपाउंड में जो थ्योरी एप्लीकेबल हो पाई थी वो CFT थी, क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी थी। तो चलिए इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि क्या क्या इसकी लिमिटेशन थी जिसके कारण ये थ्योरी इतनी फेमस नहीं हुई। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वीवीटी, जो कॉम्प्लेक्स का कलर था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी ने कर दिखाया। काइनेटिक्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिफाइंड, जो काइनेटिक्स थी कंपाउंड के वो भी डिफाइन नहीं कर पाई थी। इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, देन द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जिबिट्ड बाय दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एंड डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो भी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई थी। VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो वीक लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, जो आपके लिगेंड्स वगैरह होते हैं, ये वीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। आप बाद में सब कुछ पढ़ोगे, आपको ऐसा नया नया सा लग रहा होगा कि यार ये क्या आ गया। तो देखिए BSc के बाद जो MSc होती है वो थोड़ी टफ होती है, क्योंकि देखो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इतनी ईजी तो नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि क्या आ गया, बट कुछ भी इतना हार्ड नहीं, आराम से पढ़ो, हो जाता है। ठीक है, तो जो भी छोटे मोटे पॉइंट आते हैं उनको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करें। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये आपको मैं आगे बताऊँगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। जिस कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल का कॉन्सेप्ट होता है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी जिसके कारण ये एप्लीकेबल नहीं थी। इसीलिए हमें किसको लाना पड़ा, क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी को हमें लेके आना पड़ा। तो देखिए अब फॉसिलिट्स पढ़ते हैं हम क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी के। अगर आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप कर सकते हो, और अगर ये है कि नहीं हम वीडियो के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप हमें नोट्स की PDF प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं ये भी आपको करा दूँगी। आपको मैं वीडियो, जो भी मैं वीडियो में पढ़ाऊँगी उसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और एक बार आप मुझे कमेंट कर देना कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो ही मैं प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बना सकते हो। अब देखते हैं फॉस्फोलेट्स ऑफ CFT, ठीक है, क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी को हमने CFT छोटा नाम दे दिया है, इतना बड़ा कौन पढ़े। क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड। अभी मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम बताया था क्या होता है, ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सराउंडेड, वो घिरा हुआ होता है किससे, विद द नंबर ऑफ लिगेंड्स से। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि सेंट्रल मेटल एटम बीच में होता है, उसके चारों तरफ लिगेंड्स होते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स से घिरा हुआ होता है, एंड विच फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, और क्या बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स, तभी तो उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। एंड देखिए अकॉर्डिंग टू CFT लीगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी के अनुसार जो लीगेंड्स थे वो 2 टाइप्स के थे, एक तो आपका नेगेटिव लीगेंड्स, एक न्यूट्रल लीगेंड्स। तो आपको नेम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव लीगेंड्स, न्यूट्रल लीगेंड्स। तो नेगेटिव लीगेंड्स वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल लीगेंड्स वो होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो हमारे न्यूट्रल होते हैं। तो नेगेटिव लीगेंड्स आर ऑल्सो नॉन एज पॉइंट चार्ज, जो नेगेटिव लीगेंड्स है उसको हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव नेचर ऑफ द नेगेटिव लीगेंड्स। जो नेगेटिव नेचर होता है किसका, नेगेटिव लीगेंड्स का। वाइल द न्यूट्रल लीगेंड्स आर नोन एज द पॉइंट चार्ज, पॉइंट डाइपोल। जो देखिए आपका नेगेटिव लीगेंड्स है उसको तो पॉइंट चार्ज बोला गया है, और जो न्यूट्रल लीगेंड्स है उसको द पॉइंट डाइपोल बोला गया है। क्यों, बिकॉज दे हैव ए डाइपोल नेचर, क्योंकि इसका डाइपोल नेचर होता है किसका, न्यूट्रल लीगेंड्स का। कैसे होता है देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक लिगेंड है ना, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम बात करते हैं, यहाँ पे 2 लिगेंड्स है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो न्यूट्रल तो तभी होगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच में ही डाइपोल बना रहा है। अगर आपने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी थी, वहाँ पे आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनके बीच में जो भी चीज़ बनती है, जो भी मूवमेंट बनता है उसको डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार मेटल लिगेंड बॉन्ड हैव ए 0% कोवैलेंस, यानी इस थ्योरी के अनुसार जो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड है उनमें जो कोवैलेंस है वो 0% होती है। दैट वाई देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, देखो ओवरलैपिंग तो इनमें होती नहीं है, सिंपल सी बात है, बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द सराउंड। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और सराउंडिंग में लिगेंड्स होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती,
इसमें 0% कोवेलेंसी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग हैव 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर। कैसा नेचर होता है? 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर होता है किसका? मेटल और लिगेंड का। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम CF4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखिए, आपके पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सब कुछ लिखना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या थी, इसकी फॉर्चून क्या थे, लिमिटेशन क्या थे, इसे क्यों लाया गया। तो आपको थोड़ा बहुत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी लिखना पड़ेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारी ये लिमिटेशन थी, इसके कारण हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हमने अपने लेके आए। और फिर इसमें जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो वो है क्वेश्चन है 14-18 नंबर का आता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 14 का आता है, किसी किसी में 18 का आता है। ठीक है, तो आपको 14 मार्क्स और 18 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 8 पेज तो लिखने ही लिखने हैं आपको। ठीक है, जितनी भी जन्म कुंडली है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, आपको सारी की सारी ही लिखनी है। अब देखिए CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेप। अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को दिखाएं तो हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिखा सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है, शेप ऑफ 5d ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जो शेप है वो कैसी रहेगी? 5d। तो 5d क्यों रहेगी भाई? ट्रांजिशन मेटल एटम है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इस वजह से डी शेप रहेगी, है ना, डी ऑर्बिटल रहेगा। ऑल द 5d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट सेट। जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, हमें उनको 2 डिफरेंट सेट में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। विच आर गिवन, जिसको आपको देखो नीचे दिए गए हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 बॉक्स है, क्योंकि 5d ऑर्बिटल्स है और हमें किस में डिवाइड करने हैं? 2 डिफरेंट सेट्स में। तो देखो एक सेट तो यहाँ से यहाँ तक होगा, एक सेट यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी एक सेट तो है T2G का और एक सेट है EG का। तो हमने सेट में डिफाइन कर दिए, ये है DXY DYZ DZX और DZ2 DX2 Y2। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है? कि शेप के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि शेप कैसी है? स्क्वायर एक्सियल है, नॉन एक्सियल है। ठीक, इनकी जो शेप होती है वो नॉन एक्सियल होती है और इनकी जो शेप होती है वो एक्सियल होती है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यस देखिए T2G सेट आर नॉन एक्सियल। जो T2G सेट थे मैंने आपको 3 बताए थे ना, वो कैसे? वो नॉन एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल के। कैसे? देखो यहाँ पे एक्सिस पर कोई भी फिगर नहीं बन रही, देखो यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एक्सिस होता है। देखो एक्सिस होते हैं ये वाले अभी मैं हमारा दिखा देती हूँ ऐसे, ये होते हैं एक्सियल, ये वाला है, ये या फिर ये। तो ऐसी तो यहाँ पे शेप नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इन्हें नॉन एक्सियल सेट बोलते हैं। ये है आपका DXY, यानी एक्स और वाई के बीच में बन रही है, ये वाई और जेड के बीच में बन रही है, ये ZX के बीच में बन रही है। तो इसको हमने DXY बोला है, इसको DYZ बोला है, इसको DZX बोला है। और कैसे सेट है? ये नॉन एक्सियल T2G के। अब बात करते हैं EG की। EG सेट और एक्सियल, ये एक्सियल होती है क्योंकि इनकी जो शेप है वो कहाँ पे बन रही है? तो एक्सियल पे बन रही है। देखो अभी मैंने आपको एक्सियल बताया था ना, बन रही है ना। ठीक है, ये ZZ पर बन रही है तो उसे DZ2 बोल दिया। ये आपकी एक्स और वाई पर बन रही है तो इसको हमने DX2 इक्वल टू Y2 बोल दी। तो ये एक्सियल सेट है डी ऑर्बिटल्स के। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिटिंग होगा इस पैटर्न में होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम बिगिन प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड फॉर्म, जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, देन द एनर्जी ऑफ ऑल द कम इन्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑल द 5d ऑर्बिटल 5d ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन सेम। जो 5d ऑर्बिटल होते हैं, 5d ऑर्बिट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, वो क्या हो जाते हैं? रिमेन सेम। कब? जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो EG है उसको हाई एनर्जी लेवल बोला गया है, T2G को लोअर एनर्जी लेवल बोला गया है। विच अब देखिए स्प्लिटिंग देखिए कैसे होती है। तो यहाँ पे 5d ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5 आपको पता है 2 ग्रुप्स में बांटना है। तो T2G है, एक EG है। T2G में आपका DXY DYZ DXZ आ रहा है और EG में आपका DX2Y DZ2 आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये हमारा हाइपोथेटिकल डिग्रेशन है। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब जो हमारे
दिमाग में होता है, काल्पनिक होता है, जो कि हमने माना है, ठीक है। अभी हमारा टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, दो में, एक तो D2G में, एक EG में। जो लोअर एनर्जी लेवल है वो नीचे आएगा और हायर एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा। और EG वही है dx² y² और dz², और यहाँ पे dxy dyz और dz। और ये इनके बीच में ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये दो ग्रुप बने हैं, इनके बीच में उसको कहते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्प्लिटिंग सेट, जो दो स्प्लिटिंग सेट है उनके बीच में जो भी आपका डिफरेंस है, गैप है डी ऑर्बिटल्स का, उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। तब तक के लिए आप इसी वीडियो में से इतने नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर टॉपिक को रिवाइज कीजिए, एक दो बार पढ़िए। और अगर आपको ये है कि नोट्स के साथ साथ हमें बुक से भी पढ़ना है, तो देखिए वो आपकी मर्जी है, आप बुक परचेज कर सकते हो ये वाली, या फिर आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो, क्योंकि कॉलेज वगैरह आप जाते होंगे, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री की यानी MSc जो बुक आती है वो बहुत कॉस्टली आती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक सेमेस्टर पढ़नी होती है, बाकी तो फिर क्या ही हुआ। तो इससे अच्छा आप लाइब्रेरी से इशू वगैरह करा लो, या फिर यूट्यूब से ही नोट्स वगैरह बना लो, गूगल से नोट्स ले लो, कहीं से भी, या कैसे भी अरेंज करके कर सकते हो। और जैसा आपको ठीक लगे बुक परचेज करने का बुक भी परचेज कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट में थम्स अप जरूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।